हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दृष्टि परिवार में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं बायोलॉजी की दुनिया में। तो हम क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल क्वेट के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशनल क्वेट हमें ऊर्जावान बनाता है। तो आज का मोटिवेशनल क्वेट है, मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, ये तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झुट्टी इतनी तेरी औकात नहीं। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 जो मानव जनन है उसके बारे में हम आज डिफाइन करेंगे। तो पहले हम जनन के बारे में जान लेते हैं, आखिर जनन होता है क्या। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यानी कि जो सजीव है या जिसमें प्राणी अपने ही मूलभूत समान की जैसा यानी कि संतान को उत्पन्न करता है, तो उसे जनन कहा जाता है। जनन को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है वह लैंगिक जनन है और दूसरा जो है वह अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन जिसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसको लैंगिक जनन को हम क्या बोलते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन किसमें होता है, तो लैंगिक जनन एक लिंगी प्राणी में होता है। एक लिंगी कहने का मतलब क्या, तो यूनिसेक्सुअल प्राणी में होता है। यानी कि लैंगिक जनन यूनिसेक्सुअल प्राणी में होता है, जबकि जो अलैंगिक जनन जो होता है ना वह हर्माफ्रोडाइट यानी कि हर्माफ्रोडाइट जिसको बोलते हैं यानी कि द्विलिंगी, या इसी को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं, यानी कि द्विलिंगी प्राणी में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यानी कि नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी किसमें होता है, तो यानी कि विपरीत जनक यानी कि अपोजिट पेरेंट्स भाग लेते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में यानी कि सिंगल पेरेंट्स भाग लेता है, सिंगल पेरेंट्स भाग लेता है। इसमें जो होता है यानी कि युग्मकों का संलयन होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट, यानी कि युग्मकों का संलयन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है। यानी कि लैंगिक जनन फिर से हम जान लेते हैं कि जनन होता है क्या। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपने जैसा संतान को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी कि एक लिंगी प्राणी में होता है, जबकि अलैंगिक जनन यानी कि द्विलिंगी प्राणी में या उभयलिंगी प्राणी में होता है। इसमें यानी कि लैंगिक जनन में दो जनक यानी कि विपरीत जनक भाग लेता है, नर और मादा अलग अलग होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। इसमें यानी कि लैंगिक जनन में यानी कि युग्मकों का संलयन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो जान लेते हैं कि क्योंकि हमको लैंगिक जनन के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि लैंगिक जनन जो होता है वह किस में होता है, यानी कि मानव में होता है, यानी कि ह्यूमन में, यानी कि क्या होता है, तो यानी कि लैंगिक जनन होता है। इसलिए हमको जानना है, क्योंकि हमको पढ़ना ही चैप्टर मानव जनन, इसलिए हमको लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा जान लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसमें हमको किसके बारे में पढ़ना है, तो मानव के बारे में पढ़ना है। क्योंकि मानव क्या है, तो एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम मानव के बारे में जान लेते हैं पहले, क्योंकि हमको पढ़ना है क्या कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो मानव के बारे में जानना हमको बहुत जरूरी है। क्योंकि मानव जो है वह एक लिंगी प्राणी है, यानी कि सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म यानी कि प्राणी है। मानव एक लिंगी प्राणी है, ठीक है, यानी कि मानव एक सजीव प्रजनक प्राणी भी है, यानी कि विविपेरस प्राणी है। विविपेरस प्राणी है। विविपेरस किसको कहा जाता है, यानी कि वैसा जीव जो अपने जैसा यानी कि अपने ही समान क्या कहता है, यानी कि बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, उसको हम सजीव प्रजनक प्राणी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बाहरी लक्षण के आधार पर मानव को नर और मादा में क्या किया जाता है, यानी पहचान किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि नर में, इसमें मानव की बात किया जाए तो नर का जो प्राथमिक जनन अंग होता है, नर का प्राथमिक जनन अंग वृषण होता है।
ब्रीसन, जिसको टेस्टिज कहा जाता है, ब्रीसन होता है जबकि मादा का प्राथमिक जनन अंग का नाम, जबकि मादा का प्राथमिक जनन अंग का नाम, जनन अंग का नाम ओवरी है, यानी कि अंडाशय है, ठीक है। यानी कि नर का प्राथमिक जनन अंग का नाम ब्रीसन है, जबकि मादा का प्राथमिक जनन अंग का नाम क्या है, तो ओवरी है। यानी कि ब्रीसन में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु यानी कि इसको स्पर्म कहा जाता है, शुक्राणु का निर्माण होता है जब अंडाशय में मादा युग्मक अंड या अंडाणु, यानी जिसको इंग्लिश में ओवा या ओवम कहा जाता है, का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रीसन से टेस्टोस्टेरोन, हार्मोन स्रावित होता है जबकि ओवरी के द्वारा मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है, यानी कि ब्रीसन से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जबकि ओवरी यानी कि अंडाशय से यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। पूछेगा क्या कि मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो क्या बताइएगा आप, तो यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है, जबकि नर जनन अंग के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि नर में ब्रीसन की संख्या एक जोड़ी यानी कि 2 उपस्थित होता है, जबकि मादा में ब्रीसन की संख्या कितना होता है, तो 3 होता है। मादा अपने जनन काल में, यानी कि मादा अपने पूरे जनन काल में लगभग 400 अंडों देती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो यानी कि आप नीचे लिख सकते हैं, यानी पॉइंट देके कि मादा अपने पूरे जनन काल में लगभग 400 अंडे देती है। यानी कि मादा अपने पूरे जनन काल में कितने अंडे को यानी कि उत्पादित करती है, तो क्या बताइएगा, तो लगभग कितना, 400 अंडों को उत्पादित करती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एक्सटर्नल के बारे में जान लेते हैं, यानी कि बाहरी लक्षण के आधार पर नर और मादा की पहचान की जा सकती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि नर का शरीर का जो है आकार यह क्या होता है, यानी कि बड़ा एवं अधिक पेशीयुक्त होता है, जबकि मादा का शरीर कम पेशीयुक्त एवं आकार में क्या होता है, यानी कि छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद हम फिर जान लेते हैं कि स्किन के बारे में, यानी कि त्वचा जो होता है वह नर का त्वचा हल्का मोटा एवं यानी कि क्या होता है, यानी कठोर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कठोर यानी कि स्ट्रांग होता है, जबकि मादा का त्वचा पतला एवं कोमल होता है, ठीक है। उसके बाद हेयर यानी कि बाल की बात किया जाए तो नर के चेहरा पर दाढ़ी एवं मूछें निकलती है, जबकि मादा के चेहरा पर दाढ़ी एवं मूछें नहीं निकलता है, परंतु जो सर का जो बाल होता है ना वह क्या होता है, काफ़ी लंबा, यानी कि ज़्यादा लंबा नहीं लेकिन लंबा होता है, ठीक है, यानी कि नर से। सोल्जर की बात किया यानी कि नर के कंधा की बात किया जाए तो यह ब्रॉड यानी कि चौड़ा होता है, यानी कि चौड़ा यानी कि वाइड होता है, जबकि मादा का कंधा क्या होता है, संकीर्ण यानी कि बहुत ही मतलब नैरो टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं तो ब्रेस्ट यानी कि छाती की बात किया जाए
तो नर का वक्ष स्थल कम विकसित होता है, जबकि मादा का वक्ष स्थल क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है, जिसके द्वारा यानी क्या होता है, वो अपने बच्चे को स्तनपान यानी कि जिसको बच्चे को दूध पिला सकती है। ठीक है, उसके बाद वॉइस की बात करें यानी कि आवाज़ की बात किया जाए तो नर का जो स्वर स्तर होता है ना, वह क्या होता है यानी कि कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, आवाज़ बहुत ही मोटा निकलता है, जबकि मादा का जो स्वर स्तर होता है वह ऊंचा होता है, जिसके कारण क्या होता है यानी कि आवाज़ मीठा और क्या होता है यानी कि पतला निकल। अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अब जान लेते हैं, क्योंकि मानव जनन तंत्र, मानव में दो प्रकार के जनन तंत्र उपस्थित होता है, एक होता है प्राथमिक जनन तंत्र और दूसरा क्या होता है यानी कि सहायक जनन तंत्र। ठीक है, तो उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो मानव जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है प्राथमिक जनन तंत्र, प्राथमिक जनन तंत्र या जनन अंग, दूसरा जो होता है यानी कि द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग, सहायक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग जो होता है, प्राथमिक जनन अंग जो होता है वह होता है यानी कि वृषण एवं अंडाशय, अंडाशय यानी कि टेस्टिज एवं ओवरी। जबकि सहायक अंग की बात किया जाए तो यानी कि होता है यूरेथ्रा और वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ठीक है, ये प्राथमिक जनन तंत्र से क्या होता है यानी प्राथमिक जनन अंग से यानी कि नर युग्मक शुक्राणु और क्या बोलते हैं यानी कि मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है, यानी कि प्राथमिक जनन अंग से यानी कि क्या बोलते हैं यानी कि शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण यानी कि स्पर्म एवं ओवा का निर्माण होता है। जबकि ये सहायक अंग जो होता है या इसके निर्माण में क्या होता है यानी कि भाग लेता है। तो हम जान लेते हैं पहले प्राथमिक जनन अंग होता है क्या, यानी कि वैसा जनन अंग, यानी कि वैसा जनन अंग जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं तो प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। जबकि वैसा जनन अंग जिसके द्वारा यानी कि युग्मक का निर्माण नहीं होता है, जबकि युग्मक के निर्माण में भाग लेता है, तो उसे हम क्या कहा जाता है तो द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग कहा जाता है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं यानी कि शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु मानव जनन की सबसे छोटी कोशिका होता है, शुक्राणु मानव जनन की सबसे छोटी कोशिका होती है, जबकि अंडाणु मानव जनन की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, शुक्राणु की बात किया जाए तो शुक्राणु जो होता है एक बार में जो शुक्राणु यानी कि 1.5 मिलियन निकलता है, यानी कि एक नर से एक बार में यानी कि 1.5 मिलियन क्या होता है शुक्राणु निकलता है। अंडाणु की बात किया जाए तो मादा अपने पूरे जनन काल में लगभग कितना अंडे देती है तो लगभग 400 अंडे देती है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु की बात किया जाए तो शुक्राणु क्या है तो नर युग्मक है, जबकि अंडाणु है मादा युग्मक। ठीक है, उसके बाद हम जान लेते हैं वृषण से क्या होता है, यानी कि वृषण से ही क्या होता है, यानी कि वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। जबकि यानी कि ओवरी से यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। शुक्राणु यानी कि वृषण से जो होता है वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जबकि ओवरी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ये बहुत एग्जाम के व्यू से यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि यानी कि नर जनन अंग यानी कि नर जनन अंग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो आप आंसर क्या बताइएगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और ओवरी से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है तो आप बताइएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं तो नर जनन तंत्र यानी कि नर में पाई जाने वाली जनन तंत्र के बारे में जानते हैं। पहले जान लेते हैं कि नर जनन तंत्र कहाँ उपस्थित होता है, तो पेल्विक क्षेत्र जिसको हम क्या बोलते हैं श्रोणि क्षेत्र में क्या होता है उपस्थित होता है। तो कौन कौन सा उपस्थित होता है तो आप देख लीजिए, इसमें यहाँ पे दिया हुआ डायग्राम। तो पहला जो है वह टेस्टिज है, जिसको हम क्या कहते हैं तो वृषण कहते हैं, जिसमें शुक्राणु यानी कि नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरा जो है
एस्कॉर्टम है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं तो अंडकोश कहते हैं। ये अंडकोश में ही क्या होता है, यानी कि फ्लूइड भर जाने के कारण क्या होता है, यानी कि हाइड्रोसिल बढ़ जाता है और उसमें क्या होता है, यानी कि उसमें सूजन आ जाता है। तीसरा जो है इपिडाइडेमिस है, जिसको हम क्या कहते हैं तो अधिवृषण कहा जाता है। इसमें जो है यानी कि शुक्राणु का क्या होता है, यानी कि संग्रह यानी कि स्टोर होता है। यानी कि उसके बाद जो चौथा है वह भास डिफरेंस है। 5 इजुकुलेटरी डक्ट है 6 में। 7वां जो है पेनिस, जिसको हम क्या बोलते हैं सीसन बोलते हैं। 7वां यूरेथ्रा है। 8वां एसेसरी जेनिटल ग्लैंड है और जो 9वां है वह प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, तो हम ये सारे जितने भी पार्ट हैं यानी कि नर जनन तंत्र के जितने भी पार्ट हैं हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।